क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बच्चे की कस्टडी मिल सकती है? कौन सी कस्टडी? इंटरिम कस्टडी, परमानेंट कस्टडी या टेम्परेरी कस्टडी? और इस कस्टडी में फ़र्क क्या है? अगर आपको बच्चे से मिलने का राइट भी मिलता है तो क्या आपको सिर्फ सुबह से बच्चे से मिलना और शाम को उसे घर छोड़ देना है, या आप बच्चे को अपने पास 2 या 3 दिन तक रख सकते हो? ये सारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं। आइए समझते हैं हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के बेसिस पे। इसीलिए मेरा चैनल देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बच्चे की कस्टडी के लिए जो प्रोविज़न बनाए गए हैं उसकी कुछ बारीकियों को समझते हैं हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट के बेसिस पे। इस मैटर में सबसे पहला जजमेंट जो मैं लेकर आई हूँ वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। व्यूअर्स, इसके अंदर क्या हुआ था कि हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनका एक बच्चा था। अचानक ही उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वाइफ जो है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करती है। तब तक वो अपने हस्बैंड के साथ अपने हस्बैंड के घर में ही रहती है। ये चीज़ों को याद रखिएगा। केस फाइल होता है। केस फाइल होने के बाद मैटर जाता है मीडिएशन में। मीडिएशन में उन दोनों के मैटर को सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है। कुछ महीने मीडिएशन में रहता है मैटर, और उसके बाद फाइनली मीडिएटर एक रिपोर्ट बनाता है कि भाई इनके बीच का मीडिएशन जो है वो कामयाब नहीं हो सका, इसीलिए मैटर को नॉर्मल तरीके से कोर्ट में चलाया जाए। तो जब अगली तारीख आने वाली होती है उसके जस्ट एक दिन पहले वाइफ जो है अपने घर के सारे सामान पैक करना शुरू कर देती है, अपने भाई को बुला लेती है। हस्बैंड को पता चल जाता है कि भाई ये वाइफ जो है घर छोड़कर शायद जाने वाली है। वो तुरंत जाता है पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन डालता है, बहुत गुहार लगाता है कि भाई कुछ कीजिए, ये मेरे बच्चे को साथ में लेके चली जाएगी। लेकिन पुलिस उसमें कोई मामले में दखल नहीं देती। अल्टीमेटली वेरी नेक्स्ट डे जो वाइफ है वो अपनी माँ को बुलाती है और अपने पूरा सामान पैक करके जाने की तैयारी में लगी रहती है। उस वक्त भी जो है हस्बैंड जाता है पुलिस स्टेशन में और ये सारी चीज़ें बयान करता है। उस वक्त वाइफ जो है अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन आती है। आने के बाद एनसी फाइल करती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में। पुलिस एनसी ले लेती है, लेकिन हस्बैंड की कोई बात नहीं सुनती। बेचारा हस्बैंड क्या करता है कि एक एप्लीकेशन बनाता है, रिटर्न एप्लीकेशन, और एसीपी डीसीपी सब जगह पे वो पहुंचा देता है। उसके बावजूद भी उसके फेवर में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है पुलिस स्टेशन के थ्रू। अल्टीमेटली वो घर छोड़कर चली जाती है। हस्बैंड बहुत कोशिश करता है बच्चे से मिलने के लिए, बच्चे से बात करने के लिए। वो उसके स्कूल भी जाता है बच्चे के, लेकिन स्कूल अथॉरिटी उसे मिलाने से साफ इनकार कर देती है। वो ये कहती है कि भाई आपकी वाइफ आई थी, आपकी वाइफ ने कहा है कि उनके इजाज़त के बगैर बच्चे को ना किसी से मिलने दिया जाए और ना ही बच्चे की कस्टडी किसी को दी जाए। यहाँ तक कि जो बस अथॉरिटी है, बस अथॉरिटी को भी एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है वाइफ की तरफ से कि भाई जब भी तुम मेरे बच्चे को लेने जाओगे तो मेरे घर से स्कूल और स्कूल से मेरे घर, बस यहीं तक आपको बच्चे को लेकर आना है। इस बीच में बच्चे के लिए कोई भी अगर आपका बस रोके तो आपको बस रोकना नहीं है और ना ही मेरे बच्चे को किसी और के हवाले करना है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। हस्बैंड जो है थक हार कर कोर्ट के सामने आता है, एप्लीकेशन डालता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरे बच्चे से मुझे एटलीस्ट मिलने तो दिया जाए। कोर्ट ये सारी चीज़ें सुनती है और जो हस्बैंड था उसके फेवर में एक ऑर्डर देती है। बड़ा ही अच्छा ऑर्डर मिलता है। कोर्ट ये कहती है कि भाई आप बच्चे को जो है मिल सकते हो बाकायदा, और बच्चे को अपने घर भी ले जा सकते हो। एवरी सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे आप बच्चे को शाम के 6 बजे अपने घर ले जाइए और संडे के शाम के 6 बजे जो है वो अपने माँ के पास वापस छोड़ दीजिएगा। ये आप सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे के दिन कर सकते हैं, यानी कि महीने में 2 बार आप बच्चे को 48 आवर्स तक अपने पास रख सकते हो। ये सबसे पहला वाला ऑर्डर उसके फेवर में मिला। सेकेंड ऑर्डर ये था कि सिर्फ फ्राइडे के दिन ही नहीं बल्कि हर थर्सडे के दिन जो मदर है बच्चे की वो वीडियो कॉलिंग करेगी फादर को और बच्चे से बात करवाएगी एवरी थर्सडे के दिन, याद रखिएगा। और वो भी शाम के 7 से 8 बजे के बीच। ये सेकेंड ऑर्डर उसके फेवर में मिलता है। थर्ड ऑर्डर ये रहता है कि भाई हस्बैंड जो है वो कभी भी बच्चे के स्कूल बस के पास नहीं जाएगा और स्कूल बस में जो है उसे मिलने की या उसे लेने की कोशिश नहीं करेगा। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फादर को दिया जाता है। लास्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब ये जो बच्चों का जो विजिटेशन राइट है जो बाप को दिया गया है, ये राइट जो है वो किसी तरीके से कर्टेल नहीं होना चाहिए। इसीलिए वाइफ को कहा गया कि आप अपना सही एड्रेस जो है कोर्ट को बताएंगी और कोर्ट को भी बताएंगी
जाएंगी और पुलिस स्टेशन में भी देंगी। इन केस अगर कोई आप अपना एड्रेस चेंज करती हो तो उसका भी इंटीमेशन आपको देना होगा। इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन को कहा गया कि भाई आपका जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है उसे प्रोबेशन ऑफिसर बना दिया जाए। वो प्रोबेशन ऑफिसर जो है एक डायरी मेंटेन करेगा और उस डायरी के अंदर जितने बार भी जो बच्चे का फादर है बच्चे को लेके जाता है, विजिटेशन राइट जो भी है वो अपना एक्सरसाइज करता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप नोट डाउन करोगे, राइटिंग में करोगे और वो डायरी मेंटेन करोगे। हर 2 महीने में एक बार उस डायरी को जो है उस रिपोर्ट को आप सबमिट करोगे कोर्ट में। ये सारे के सारे प्रोविज़न बना दिए गए, ये सारे के सारे राइट्स जो है हस्बैंड को दे दिए गए। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये ऑर्डर पास होता है भाई वाइफ तो जाहिर सी बात है आग बबूला हो जाती है और जाती है सेशन कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करती है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। ये ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है हस्बैंड जाता है बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन वाइफ बच्चे का एक्सेस देती ही नहीं है। उसके बाद हस्बैंड जो है वो जाता है प्रोबेशन ऑफिसर के पास, यानी कि वही पुलिस इंस्पेक्टर के पास जिसे प्रोबेशन ऑफिसर बनाया गया था, और उससे ये कहता है कि भाई मेरे बच्चे का एक्सेस मुझे नहीं दिया जा रहा, आप प्लीज़ मेरा बच्चे का एक्सेस मुझे दिलवाइए। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो वाइफ को कांटेक्ट करती है और कहती है कि भाई आपको बच्चे का एक्सेस देना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन वाइफ कहती है कि मैं मेरे बच्चे का एक्सेस नहीं दूंगी क्योंकि मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन फाइल किया हुआ है। जब तक वो पिटिशन का आउटकम नहीं आता है तब तक मैं बच्चे की कस्टडी नहीं देने वाली। बिल्कुल इसी किस्म का रिपोर्ट बनाता है प्रोबेशन ऑफिसर और कोर्ट में फाइल कर देता है। इसके बाद मैटर चलता है हाई कोर्ट के अंदर। ये मैं बॉम्बे हाई कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट में सबसे पहला तर्क जो वाइफ सामने रखती है वो ये रखती है कि भाई ये आदमी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया हुआ है, मुझे बहुत एब्यूज़ किया हुआ है, बच्चे की कस्टडी इस आदमी के पास सेफ़ नहीं है, इसीलिए बच्चे का एक्सेस जो है इस आदमी को नहीं दिया जाए। दूसरी बात ये कहती है कि ये जो ऑर्डर जो पास किया गया है ये बियॉन्ड जुरिडिक्शन ऑर्डर पास किया गया है क्योंकि जो सेक्शन 21 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसके अंदर बच्चे की कस्टडी ली जाती है वो साफ साफ कहता है कि जब भी एग्रीव पर्सन एप्लीकेशन डालता है कोर्ट के सामने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए, तो जब बच्चे की कस्टडी एग्रीव को दिया जाता है। अब इसके अंदर एग्रीव का मतलब क्या है? एग्रीव पर्सन का मतलब साफ तौर से सेक्शन के अंदर ही डेफिनेशन दिया गया है। एग्रीव पर्सन का मतलब होता है कोई फीमेल जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी, यानी कि वाइफ ही जो है वो एप्लीकेशन डाल सकती है बच्चे की कस्टडी की। तो जब वाइफ को वो बच्चे की कस्टडी दी जाएगी तब हस्बैंड को बच्चे से मिलने का राइट दिया जा सकता है। विजिटेशन राइट ये वर्ड लिखा हुआ है सेक्शन 21 के अंदर कि विजिटेशन राइट जो है हस्बैंड को दिया जा सकता है मिलने जुलने का, और वो भी तब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई बच्चे से मिलना जो है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, बच्चे के लिए सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, तो वो भी कोर्ट इनकार कर सकता है। तो जब इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि सेक्शन 21 के अंदर एप्लीकेशन जो है वो एग्रीव पार्टी कर सकती है, यानी कि मैं कर सकती हूँ, और अगर आप मुझे मेरे हस्बैंड से कस्टडी दिलाते हो तो उस वक्त ही जो है हस्बैंड को आप दे सकते हो मिलने का राइट। लेकिन यहाँ तो मुझे आप कस्टडी दिलाए ही नहीं क्योंकि कस्टडी तो ऑलरेडी मेरे पास थी, तो फिर आप हस्बैंड को कैसे कह सकते हो कि मेरे बच्चे से मिले? ये तो सेक्शन के एकदम अगेंस्ट हुआ। और दूसरी बात, सेशन कोर्ट ने जो है वहाँ पर मेरी कोई बात सुनी ही नहीं गई। यहाँ पर नेचुरल जस्टिस मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि जब मैटर आर्ग्यूमेंट के लिए सेशन कोर्ट में आया तो उस वक्त वो फीमेल जो थी, वो लेडी थी, उनका एडवोकेट वहाँ मौजूद नहीं था। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई मैटर का आर्ग्यूमेंट अभी ख़त्म ना किया जाए, मेरे एडवोकेट को मुझे बुलाने दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप चूँकि मौजूद है आप आर्ग्यू कर दो। तो उस लेडी ने खुद आर्ग्यू किया बगैर सपोर्ट ऑफ एडवोकेट। इसके अलावा उस लेडी ने यह भी कहा कि जब इसके अंदर मेरे जो रिविजन एप्लीकेशन जो लेडी ने डाला था सेशन कोर्ट में, उसके अंदर जब रिप्लाई फाइल किया हस्बैंड ने, तो मुझे रिजॉइंडर फाइल करने का एक मौका दो। कोर्ट ने वो भी नहीं सुना, बोला आपको रिजॉइंडर फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको आर्ग्यूमेंट करने का मौका मिलेगा, अभी इसी वक्त आर्ग्यू कीजिए, अगर आपका एडवोकेट नहीं है तो आप आर्ग्यू कीजिए। बस इतनी ही सी चीज़ में मुझे थोड़े बहुत 2-3 अल्फाज मैंने कहा कोर्ट के सामने और ये ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने, रिजेक्ट कर दिया मेरे एप्लीकेशन को। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस ये मैटर जो था, ये ऑर्डर था, ये बराबर नहीं था। दूसरा, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये प्रोविजन के ऑर्डर जो है वो बराबर नहीं था क्योंकि ये प्रोविजन के बियॉन्ड जाके आपने जो राइट जुरिडिक्शन है वो जुरिडिक्शन के बाहर जाके जो है ऑर्डर दिया गया है, तो ये भी एक बराबर नहीं था। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने रखी गई हाई कोर्ट में, वो रखा गया कि इंटरप्रिटेशन के जो रूल होते हैं, वो रूल ये कहता है कि जब भी
कोई एम्बिग्विटी अगर सेक्शन के अंदर हो, यानी कि कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूजन हो, तो ही जज जो है अपनी तरीके की तरफ से इंटरप्रिटेशन दे सकता है। लेकिन जब सेक्शन पूरी तरीके से प्लेन है, आराम से समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल वही मीनिंग देना चाहिए सेक्शन का, कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं निकालना चाहिए। तो जज ने यहाँ पे नया इंटरप्रिटेशन निकाला। सेक्शन तो खुद कहता है कि जब माँ को कस्टडी दी जाएगी तो उस वक्त जो है फादर को मिलने का राइट दिया जाएगा। यहाँ तो मुझे आपने कोई मिलने का राइट दिया ही नहीं, कस्टडी दिया ही नहीं, तो फादर को मिलने का राइट क्यों दिया? तो इसीलिए भी जो है फादर को मिलने का राइट नहीं देना जाना चाहिए था, और ये इंटरप्रिटेशन को इस तरीके से नहीं दिया लेना चाहिए था। देखिए व्यूअर्स, जब भी इंटरप्रिटेट किया जाता है कोई भी सेक्शन को, ये आर्ग्यूमेंट के तौर पर कहा गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है इस जजमेंट को या किसी सेक्शन को, ऐसा लगता है कि वो सेक्शन जो है वो एक नया सेक्शन बन चुका है, यानी कि लेजिस्लेशन का जो पावर है वो जुडिशरी के पास आ जाता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, यानी कि कानून आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि नया कानून बन गया। कानून बनाने का हक जो है वो जुडिशरी का नहीं है, जज का नहीं है। कानून को एक्सप्लेन करने का हक है, उसे इंटरप्रेट करने का हक है। तो ये जो एकदम थिन लाइन होती है ना, कि जहाँ पर यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है और यहाँ पर लेजिस्लेशन है, तो वो जो थिन लाइन होती है, जो बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना चाहिए जजेस को, और हमेशा जो उसका इंटरप्रिटेशन निकलता है बिल्कुल वही इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए। ज़्यादा इंटरप्रेट करके जो है मैटर को, सेक्शन को जो है वो किसी और पाले में नहीं लाना चाहिए। ये सारे आर्ग्यूमेंट रखे गए वाइफ के तौर पर, कुछ जजमेंट भी दिया गया। इसके बाद जो है हस्बैंड ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा। हस्बैंड ने कहा कि भाई सबसे पहली बात, मैं फादर हूँ, फादर को पूरा राइट है बच्चे से मिलने का, बच्चे से बात करने का, और बच्चे से बात अगर मैं ना करूँ तो इसका बुरा असर खुद बच्चे पे पड़ेगा। हस्बैंड की तरफ से एक और आर्ग्यूमेंट रखा गया कि भाई कुछ गाइडलाइंस दी है चाइल्ड राइट फाउंडेशन ने, और वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दी गई। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उस गाइडलाइंस को एक्सेप्ट किया और सारे कोर्ट्स को कहा है कि भाई आप ये गाइडलाइंस के ऊपर अमल कीजिए, इसके ऊपर एक्ट कीजिए। ये गाइडलाइंस ये थी कि जो बच्चा होता है उसके मेंटल ग्रोथ के लिए, उसके एक अच्छे बचपने के लिए उसे माँ और बाप दोनों की कंपनी चाहिए, और सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यानी कि नाना नानी, दादा दादी, और जो दूसरे अंकल्स होते हैं, चाचा मामा, ये सारे लोगों की कंपनी चाहिए। बच्चा सारे अपने लोगों के बीच में रहे, अपने बचपने को एंजॉय करे। ये सब के सब जो है वो बच्चे के राइट्स हैं, उस राइट्स को आप कर्टेल नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते। मियाँ बीवी के बीच में भले कोई भी डिफरेंसेस हो, लेकिन बच्चा उस चीज़ को लेकर सफ़र नहीं करना चाहिए। यही चीज़ को जो है वो हाई कोर्ट ने अपहेल किया। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये सारे गाइडलाइंस दिए गए हुए, जब भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, सेपरेशन होता है, तो बच्चे जो होते हैं वो सफ़र करते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है, केसेस शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो बच्चे का राइट है कि वो माँ और बाप दोनों के पास रहे। इसीलिए ये इस किस्म का जो ऑर्डर पास होता है, जिसके अंदर बाप को भी मिलने का राइट दिया जाता है, बच्चे को अपने पास रखने का राइट दिया जाता है, और माँ के पास भी बच्चा रहता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके का इंटरप्रिटेशन, जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन जो वाइफ दे रही है सेक्शन 21 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, कि जब भी वाइफ कोई एप्लीकेशन डालेगी कस्टडी का, और जब वाइफ को बच्चे की कस्टडी दी जाएगी, उसी वक्त जो है हस्बैंड को मिलने का राइट दिया जा सकता है। तो अगर इस किस्म का अगर हम इंटरप्रिटेशन दें, इस किस्म का अगर हम एक्सप्लेनेशन दें, तो फिर पूरा जो एक्ट है वो एक्ट का कोई पर्पस ही डिफीट हो जाता है। एक्ट का पर्पस क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये एक्ट पास क्यों हुआ, और एक्ट पास होने से पहले क्या सिनेरियो था। ये सारी चीज़ों को हमें देखना होगा, दोनों की मीडिएशन को देखना होगा, फैमिलीज़ को देखनी होंगी, और तब हमें ये ऑर्डर पास करना होगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये ऑर्डर बिल्कुल सही था। वाइफ या हस्बैंड जो है उसको पूरा राइट है अपने बच्चे से मिलने का, अपने बच्चे को अपने घर ले जाने का, उसे अपने साथ रखने का। तो व्यूअर्स, ये मेरा एक जजमेंट था। इसके बाद मेरा और एक जजमेंट है। वो जजमेंट जो है वो ये कहता है कि माँ को जो कस्टडी का राइट दिया गया है ना, वो कस्टडी का राइट कहाँ तक जाता है। क्या वो कस्टडी का राइट परमानेंटली माँ को दिया जा सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर,
ये आपका बताता है ये मेरा नया जजमेंट, इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि माँ जो है वो घर छोड़कर चली गई। बीवी जो है अपने बच्चों को भी बाप के पास छोड़कर, 2 बच्चे थे, एक 7.5 साल की लड़की थी और एक 4.5 साल का लड़का था। इन दोनों को जो है वो बाप की कस्टडी में ही बच्चे थे। माँ जो है छोड़ के चली गई। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर उसने एप्लीकेशन फ़ाइल किया। उसके बाद उसके अंदर उसने कस्टडी मांगी। इंटरिम कस्टडी दी गई वाइफ को। बाप को ये कहा गया कि जब भी बच्चों के समर वेकेशन होंगे तो आप समर वेकेशन जो है उसका बच्चे की कस्टडी पूरी समर वेकेशन में आप माँ को दे दोगे। ये बाप को कहा गया। उसके अलावा कहा गया कि सिर्फ समर वेकेशन ही नहीं बल्कि जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे आएगा तो आप ये अरेंजमेंट करोगे कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास चली जाए। उसके साथ साथ आप माँ को मेंटेनेंस भी दोगे और जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आप ये काम करोगे। ये जैसे ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया, उसकी समझ में नहीं आया किस किस्म का ऑर्डर है। उसके बाद वो सेशन कोर्ट में गया। सेशन कोर्ट ने उसका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। फिर वो हस्बैंड हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट में आके उसने यही कहा कि भाई जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, मेंटेनेंस तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो कस्टडी का जो ऑर्डर दिया गया है जिसके अंदर बोला गया है कि भाई वो 18 साल के जब तक नहीं हो जाते बच्चे तब तक जो है मैं ये काम करूँ, हर वेकेशन जो है मैं अपने बच्चों को उनके पास दूँ, तो ये इंटरिम कस्टडी कहाँ होगा। ये इंटरिम कस्टडी जो एक तरीके के परमानेंट इन नेचर है। ये मजिस्ट्रेट को इतना राइट नहीं है कि वो इस तरीके से जजमेंट दे। वाइफ की तरफ से जो है आर्ग्यूमेंट किया गया कि भाई जो इंटरिम कस्टडी होती है ना, इट इंक्लूड्स परमानेंट कस्टडी। तो उसको इस तरीके से एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देना चाहिए कि जो कस्टडी जो है वो परमानेंट कस्टडी जो परमानेंट की तरीके की होती है, परमानेंट तौर पे होती है, उस तरीके की भी कस्टडी दी जा सकती है। तो इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने दोनों के साइड को सुना और हाई कोर्ट ने यही कहा कि भाई इसको जो है सेक्शन को हम पूरी तरीके से गौर से देखेंगे कि सेक्शन क्या कहता है। इसे हम कहते हैं टेम्परेरी कस्टडी। टेम्परेरी कस्टडी यानी कि जो थोड़े देर के लिए होती है। और दूसरा होता है इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है जब तक केस कोर्ट में पेंडिंग है तब तक। तो ये जो कस्टडी हम देते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, ये किस टाइप की है? क्या ये टेम्परेरी है या इंटरिम है? टेम्परेरी यानी कि कुछ ही दिनों के लिए उसे दिया जाए, महीने में 5 दिन, महीने में 6 दिन, इस तरीके से जो है हर महीना जो है चलता रहेगा। ये टेम्परेरी कस्टडी उसके पास जाती रहेगी। या ये से सिर्फ इंटरिम यानी कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक ही उसे ये राइट है मिलने का। तो ये चीज़ को डिसाइड किया गया इस जजमेंट के अंदर। इसके पहले के प्रीवियस जजमेंट को कंसीडर किया गया और बहुत से जजमेंट्स को और आर्ग्यूमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ये नतीजे पे पहुंचता है कि भाई जो कस्टडी सेक्शन 21 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बताया गया है ये इंटरिम है। इंटरिम का मतलब होता है कि इसका इफेक्ट शुरू होगा जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया जाए कोर्ट के अंदर, और जब वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है केस, यानी केस ख़त्म हो जाता है, तो उस ऑर्डर का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये सिर्फ केस फाइल करने से डिस्पोज ऑफ होने के बीच तक जो रिलीफ दी जाती है ये उस रिलीफ में आता है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है मैजिस्ट्रेट पास नहीं कर सकता। हालांकि वो टेम्पररी कस्टडी दे रहा है, परमानेंट कस्टडी नहीं दे रहा है, लेकिन वो टेम्पररी कस्टडी भी जो है उसका ऑर्डर सिर्फ इफेक्ट तब तक करेगा जब तक वो केस पूरा डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। इसके बाद जैसे कि उसमें बताया गया कि जब तक वो 18 साल की ना हो जाए, तो इस तरीके की जो परमानेंट नेचर की इंटरिम कस्टडी होती ना, ये कस्टडी का ऑर्डर या ये कस्टडी का राइट जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट को नहीं है। पहले वाला जो जजमेंट था वो बाप को विजिटेशन राइट दिया गया, बाप को मिलने का राइट दिया गया। सेकेंड वाले में माँ को जो है कस्टडी दी गई। कस्टडी जो है वो एकदम टेम्पररी कस्टडी थी, वो भी तब तक जब तक कि वो पूरा केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक। इसके बाद का जो जजमेंट ये बताता है क्या बाप को कस्टडी दी जा सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 21 के अंदर। ये तीसरा पॉइंट है। ये तीसरे के ऊपर भी एक जजमेंट पास हुआ है, वो है कर्नाटका हाई कोर्ट का। इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बच्ची थी। हस्बैंड जो था वो फॉरेन कंट्री का सिटीज़न था। उसने कैलिफोर्निया कोर्ट से एक ऑर्डर लिया था ये कह के कि बच्ची की कस्टडी जो है वो बाप के पास ही रहेगी। इसके बाद वाइफ जो है वो इंडिया आ जाती है। इंडिया आकर उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस फाइल करती है। केस फाइल करने के बाद एक एक्स पार्टे ऑर्डर पास हो जाता है। एक्स पार्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि जिसमें हस्बैंड को ना सुना जाए, उसका रिप्लाई को मद्देनजर ना रखा जाए। यानी कि हस्बैंड का रिप्लाई भी फाइल नहीं हुआ, उसने कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया, उसके बगैर ही जो है ऑर्डर पास हो गया वाइफ के फेवर में। और ये बोला गया कि भाई
बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ को दे दी जाए, क्योंकि सेक्शन 21 के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 21 में ये बताया गया है कि अगर बच्चे की कस्टडी बाप के पास है तो कोर्ट जो है बोल सकता है बाप को कि भाई माँ को उसकी कस्टडी दे दी जाए, लेकिन वो कब तक रहेगा, जब तक वो केस पेंडिंग है तब तक का ही। ये मैंने आपको मेरे अपने प्रीवियस वाले जजमेंट में बता दिया है। तो ये ऑर्डर पास हो गया। जैसे ये ऑर्डर पास हो गया, जैसे ये हस्बैंड को पता चलता है, वो वापस जाता है कैलिफोर्निया कोर्ट में कि भाई आपने तो कस्टडी हमें दी थी, देखिए किस तरीके से ऑर्डर पास हुआ। तो कैलिफोर्निया कोर्ट कहती है कि इंडियन कोर्ट ने पास कर दिया ना ऑर्डर कि माँ को बच्चे दिया जाए, तो आप एक काम कीजिए, आप माँ को कस्टडी दे दीजिए। बाप जो है कस्टडी जो है माँ को दे देता है। इसके बाद बाप जो है रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करता है सेशन कोर्ट के अंदर, ये बोलकर फाइल करता है कि भाई देखिए लोअर कोर्ट ने जो है जो ऑर्डर पास किया था वो एक्स पार्टे पास किया था, वही मुझे सुने बगैर पास किया था। आप एक काम कीजिए, मुझे भी सुना जाए और ये ऑर्डर को आप सेट असाइड कर दो। कोर्ट ने वो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया लोअर कोर्ट को, और मैटर को वापस रिमांड बैक किया लोअर कोर्ट में। ये बोला कि ये मैटर को आप शुरू से सुनिए और दोनों के सुनने के बाद, दोनों के आर्ग्यूमेंट के बाद ही आप ऑर्डर पास कीजिए। जब ऐसा ऑर्डर पास होता है तो वो सेशन लोअर कोर्ट में जाके बोलता है कि भाई देखिए अभी तो पुराना लोअर कोर्ट का जो आपका ऑर्डर था वो तो सेट असाइड हो गया, तो बच्चा तो चूँकि मेरे पास ही था तो बच्चा आप मुझे दे दीजिए, कस्टडी आप मुझे वापस दे दीजिए। ऑर्डर पास कर देता है कोर्ट कि ठीक है भाई, पहले वाला ऑर्डर तो सेट असाइड हो गया, तो बच्चा आपको दे दिया जाए। इसके अगेंस्ट में वाइफ जो है हाई कोर्ट तक जाती है, कर्नाटक हाई कोर्ट तक जाती है, और ये कहती है कि भाई इसको कस्टडी कैसे दी जाए, कस्टडी मुझे दे दी गई, आप कस्टडी जब वापस उसे देना है हस्बैंड को रिटर्न, तो कौन से सेक्शन में आप दोगे। ऑब्वियसली कस्टडी का तो एक ही सेक्शन है, सेक्शन 21 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये कस्टडी के अंदर तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो एग्रीव पर्सन है यानी कि वाइफ है वो ही कस्टडी मांग सकती है बच्चे की, बाप को सिर्फ मिलने जुलने का राइट मिल सकता है। तो ये सेक्शन के अंदर ये एप्लीकेशन सिर्फ मैं ही डाल सकती हूँ, बाप तो नहीं डाल सकता। तो फिर कौन से प्रोविज़न के बेसिस पे, कौन से सेक्शन के बेसिस पे बाप को जो है वो कस्टडी वापस देने की बात कर रहा है कोर्ट। कोर्ट ने यही सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, और बाप का जो तर्क था कि भाई जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था वो तो सेट असाइड हो गया था, और कैलिफोर्निया का कोर्ट का ऑर्डर जो मेरे फेवर में है कि बच्चे की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए, तो इस हिसाब से मैं बच्चे की कस्टडी मांग रहा हूँ। कोर्ट ने कहा कि भाई जो आप कैलिफोर्निया कोर्ट की बात कर रहे हो ना, तो कैलिफोर्निया कोर्ट ने तो खुद अपने मैटर को जो है अपने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जब उसने ये कहा कि भाई बच्चे की कस्टडी आप दे दो, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो है मैटर पास हो चुका है, ऑर्डर पास हो चुका है। तो जब कोर्ट खुद कह दिया आपको कि आप बच्चे की कस्टडी माँ को दे दो, तो वहाँ कैलिफोर्निया कोर्ट का ऑर्डर तो वहीं ख़त्म हो गया। अभी लोअर कोर्ट की बात कीजिए, आप इंडियन कोर्ट की बात कीजिए। अब इंडियन कोर्ट आपको कस्टडी दे तो कौन से सेक्शन के अंदर दे। ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लड़ रहे हो, ये मैटर के अंदर आप लड़ रहे हो, तो इसके अंदर एक ही सेक्शन है, वो है सेक्शन 21। सेक्शन 21 तो कहीं बोलता ही नहीं कि हस्बैंड को कस्टडी दी जाए, ये एग्रीव पर्सन को कहता है। एग्रीव पर्सन का मतलब होता है वाइफ, एनी फीमेल जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है। तो यहाँ पर जो है वाइफ ही एग्रीव पर्सन हुई, उसी को राइट है कि वही एप्लीकेशन डाले। हाँ, आपको मिलने का राइट मिल सकता है, बच्चे से मिलने जुलने का, विजिटेशन का, एक्सेस जो बच्चे का वो आपको मिल सकता है, लेकिन बच्चे की कस्टडी हम नहीं दे सकते डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। तो ये 3 जजमेंट थे। अब इन 3 जजमेंट का निचोड़ मैं बताती हूँ। सबसे पहला, बाप को कस्टडी नहीं मिल सकती, बाप को मिलने का राइट मिल सकता है, विजिटेशन राइट, एक्सेस मिल सकता है बच्चे का, और वो बच्चे का एक्सेस लिमिट नहीं रहेगा क्या भाई सुबह मिले बच्चे को और शाम को छोड़ दे, नहीं, आप 2-3 दिन के लिए भी बच्चे को अपने पास रख सकते हो। वो कस्टडी नहीं कहलाएगी, वो मिलने का ही राइट कहलाया जाएगा। तीसरा, जो माँ को जो कस्टडी दी जाती है वो माँ की कस्टडी वो परमानेंट नेचर की नहीं हो सकती, यानी कि वो जो कस्टडी जो मिलेगी वो सिर्फ तब तक ही उसका वैल्यू रहेगा जब तक वो मैटर चल रहा है। ये था मेरा आज का जजमेंट व्यूअर्स, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि कस्टडी को लेके, बच्चे के एक्सेस को लेके, बच्चे के विजिटेशन राइट को लेके जो भी कन्फ्यूजन है वो इसके अंदर मैं दूर कर सकूं। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।